तो स्कॉश कश्मीर एचडीपी नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर अजमत अलम साहब जो कि रजिस्ट्रार स्कॉश कश्मीर से हैं, और हमारे मेहमान हैं ख्वाजा नवीद कैसर साहब जो कि कंट्रोलर एग्जामिनेशन स्कॉश कश्मीर है। तो सबसे पहले आज हम जानकारी चाहेंगे कि स्कॉश कश्मीर में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बारे में हम बात करेंगे आज, और कैसे स्टूडेंट्स को एक इंफॉर्मेटिव वगैरह जो इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो कैसे वो ले सकते हैं, इस चीज़ के बारे में जानकारी वगैरह जो है। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन जाएगा प्रोफेसर अजमत आलम साहब को कि स्कॉश कश्मीर का जो एंट्रेंस है कब शुरू किया गया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, ये जो स्कॉश कश्मीर का अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। ये 1 जून को होने जा रहा है, संडे के दिन यहाँ होगा। और ये एंट्रेंस टेस्ट जो होगा ये हमारे अंडर ग्रेजुएट करीब 14 कोर्सेज है, 14 में से 13 कोर्सेज का एंट्रेंस टेस्ट से एडमिशन होगा। जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो कोर्सेज का मैं थोड़ा आपको बता दूं। ये BBSc एंड एज, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc सेरिकल्चर, फिशरीज, इसी तरह हमारे BSc हमारे बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोकेमिस्ट्री, इस तरह से ये पूरी 13 कोर्सेज है जिनके लिए ये एंट्रेंस टेस्ट हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल जाएगा आप ख्वाजा नवीद साहब को कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट है इसकी ड्यूरेशन जो है वो कैसी रहेगी, क्या रहेगी, इसके बारे में बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सारे नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम जो है इसकी ड्यूरेशन 180 मिनट्स की है। 1 जून को ये एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है और तकरीबन 28 सेंटर्स में हम एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहे हैं, और टोटल जो एप्लीकेंट्स हैं वो करीब 18,480 के करीब हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कि 28 सेंटर्स में एग्ज़ाम अपीयर करेंगे। इन 28 सेंटर्स में से 24 जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो श्रीनगर में हैं, और 4 एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो जम्मू में रखे गए हैं, क्योंकि तकरीबन 18,000 की फिगर है, इसमें तकरीबन 3300 बच्चे जो हैं वो जम्मू प्रोविंस के हैं। सो हमें एक मुकाम उनको देना था एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए, ताकि उनको ज़्यादा ज़हमत ना हो और वो वहीं पे एग्ज़ाम अपीयर हो। सो ये 180 मिनट का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स। जिस बच्चे ने जो भी अपीयर होना है, कोई हो सकता है किसी की स्ट्रीम PCB हो, तो उसके लिए भी वहाँ पे 135 मिनट का ड्यूरेशन है, और जो PCM करना चाहते हैं उनके लिए भी ड्यूरेशन सेम है। जिसको PCBM चारों सब्जेक्ट अपीयर करने हैं उसके लिए 180 मिनट रखे गए हैं, और लिहाजा उसको उसी हिसाब से सेंटर्स डिलिनेट किए गए हैं कि ख़ास तौर से जो PCBM के कैंडिडेट्स हैं वो एक ही सेंटर में अपीयर हों, ताकि इनकन्वीनियंस जो है वो बाकी कैंडिडेट्स को ना हो। असल सर, जो अक्सर सुना जाता है कि बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर में कौन सी चीज़ लेनी है, इम्तिहान है, क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या नहीं लेनी है, तो इसके बारे में बताएं थोड़ा सा कि क्या वो ले सकते हैं चीज़ें जो अपीयर कर सकते हैं एग्जामिनेशन। देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर में उनको ब्लू ब्लैक पेन चाहिए, जिससे वो वहाँ पर, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उनको एक क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, एक OMR शीट मिलेगा, और OMR शीट में उनको सर्कल्स डार्क करने हैं, उसी हिसाब से उनको आंसर देना है। उसके लिए एक अच्छी क्वालिटी का पेन, एक नहीं 2 साथ ले जाएं। उसके अलावा कोई चीज़ भी उनको दरकार नहीं होगी, कोई कैलकुलेटर, कोई बाकी जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस है, कोई फ़ोन एक्सेट्रा, ये एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर ले जाने की कोई इजाज़त नहीं होगी। अगर वो साथ ले जाते हैं और फिर उनको कहा जाएगा उसको बाहर रखे, तो उसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। उसका वो चोरी हो जाए या कहीं उसके डैमेज हो जाए, वो उसके लिए वही जिम्मेदार है। तो सिर्फ और सिर्फ एक पेन की ज़रूरत है, बाकी और जो उनका एडमिट कार्ड वगैरह होगा वो पहले ही उन्होंने डाउनलोड किया होगा, वो साथ होगा। दैट इज़ ऑल। जो इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है। अगर कुछ पानी वगैरह उसका इंतजाम, पानी का वहाँ इंतज़ाम एग्जामिनेशन सेंटर में पानी वहाँ दिया जाएगा, पानी का इंतज़ाम हम एग्जामिनेशन सेंटर में रखते हैं।
सर आपका एक और क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि जो बच्चे हैं वो एग्जाम में आते हैं लेकिन सिलेबस के बारे में वो कैसे वो जानकारी हासिल करें कि वेबसाइट पे सिलेबस ऐसा है कि कैसे वो उसकी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं? जी, सिलेबस जिस दिन हमारा नोटिफिकेशन निकला, एडमिशन नोटिफिकेशन, उसी दिन हमने सिलेबस भी तैयार किया और उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। हाँ, ये है कि वो रेडिली अवेलेबल ना हो, थोड़ा सा बच्चों को ढूंढना पड़ सकता है, बट हम कोशिश ये करेंगे कि वो फ्लैश होना चाहिए, है ना जी, ताकि बच्ची कोई भी जो आउटसाइडर हमारी वेबसाइट पे जाएगा उसको ढूंढना ना। बहुत सारे फ़ोन मुझे आते हैं ऐसे कि जिनको सिलेबस नहीं मिलता, या क्योंकि वो फिर नोटिस में चला जाता है, आर्काइव्स में चला जाता है। इट शुड फ्लैश। जो भी चीज़ इस वक्त अटेंशन वाली है वो एक एडमिट कार्ड है इस वक्त। जी, बच्चों को क्या चाहिए? एडमिट कार्ड चाहिए। मुमकिन है कि सिलेबस भी देखें, तो ये दो चीज़ें अगर फ्लैश हो वेबसाइट पे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। और सर अजमत सर एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चंस वगैरह का जो फॉर्मेट वगैरह होता है वो किस तरीके का होगा और उसके बारे में थोड़ा बताया? जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, A, B, C and D। उन A, B, C and D में से एक एप्रोप्रिएट, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट या सही आंसर होगा वो कैंडिडेट को चुनना है। तो उसके अगेंस्ट, उस क्वेश्चन के अगेंस्ट जो उसका OMR शीट होगा उस पर वो A या B या C जो भी उसका आंसर होगा उसके आगे जो नीचे जो सर्कल होगा उसको डार्कन करना है। ये तरीका है क्वेश्चन। जहाँ तक आप अभी कंट्रोलर एग्जामिनेशन से पूछ रहे थे सिलेबस के बारे में, ये 11वीं और 12वीं का जो सिलेबस रहता है, NCERT का जो सिलेबस रहता है वही सिलेबस है। फिर भी कैंडिडेट्स की आगाही के लिए, कैंडिडेट्स को ये कंफ्यूजन ना हो, हम वेबसाइट पर उसको अपलोड किया जाता है नोटिफिकेशन के साथ साथ ही। तो वरना 11वीं और 12वीं का जो सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी जैसे भी स्टूडेंट के जो भी ऑप्शंस हो वो सिलेबस उन्होंने रहता है। एक कोर्स अलबत्ता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नहीं होता है, उसमें वो जो हमारा एक कोर्स है डेटा साइंस, हमारा इन डेटा साइंस, तो उसमें जनरल टाइप ऑफ सिलेबस होता है क्योंकि उसमें एलिजिबल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इवन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज ऑल आर एलिजिबल। सिर्फ अगर उन्होंने मैथ कोई एक सब्जेक्ट, मैथ या स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स उनका एक सब्जेक्ट रहा हो तो वो एलिजिबल होते हैं। तो इसके लिए उसमें एक स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता, एक जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और ऑल दीज रीजनिंग एक्स्ट्रा, उस टाइप का एग्जाम उसमें लिया जाता है। सर इसमें कुछ ऐसे नेगेटिव मार्किंग का कुछ ये है कि कितना कट सकता है अगर नेगेटिव मार्किंग होगी ऐसा? नहीं, इसमें लिहाजा बच्चे अभी +2 पास आउट होते हैं तो हमने थोड़ी सी छूट दे के रखी है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, वो इधर UG हो, PG हो या PhD हो, कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। और रिजल्ट के बारे में सर बताया कि रिजल्ट कब तक? हाँ, रिजल्ट होगा, मैं सारी तफसील देता हूँ कि जिस दिन एग्जाम होगा इंशाल्लाह 1 जून को शाम को की अपलोड कर देंगे जी, ठीक है। उसके बाद 3 दिन उनको मिलेंगे बाज़ाब्ता अपने ग्रीवेंसेस को फाइल करने के लिए। 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन चार्ज होगा कि जितने क्वेश्चन वो क्लेम करना चाहें, चैलेंज करना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। उसको चैलेंज करेंगे, 3 दिन तक हम उनके इनवाइट करेंगे ये ग्रीवेंसेस, और उसके बाद हम उन ग्रीवेंसेस को एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के डिस्कस करके उनको सेटल करके देन वी इशू द फाइनल की। और लिहाजा जैसा आपको पता है कि इस बार जो है वो स्कॉस्ट कश्मीर जो है एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है कि आज तक हमारे हिस्ट्री में इतने बच्चों ने अप्लाई नहीं किया। अगर मैं UG और PG दोनों मिला लूँ तो तकरीबन 20,000 प्लस एप्लीकेशंस वी रिसीव्ड। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है कि मेल फीमेल रेशियो। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई टेल यू कि ऑलमोस्ट 49% गर्ल्स आर देयर and 51% boys are there. So you can just see they are balancing this society. So it's a very good thing. और मुझे याद है कि मैं जब प्रोफेसर फॉरेस्ट्री था
तो एक स्टूडेंट्स का बैच ऐसा था which was dominated by the females. Almost 92% girls were there and 8% boys were there in the entire class. सब लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं स्पास कश्मीर के और इतना सा इन बाहर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी है, बाहर से भी स्टूडेंट्स है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्पास एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सबको पता है कि स्टेट में 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो आप अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हमारी देखें और उनके देखें तो यू कैन रियली जज कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स क्या चाहते हैं। आई नॉट नेम देम, बट इट्स वर्थ टू मेंशन हियर कि रियली देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वी रिसीव। सर आपके लिए क्वेश्चन है कि जैसे अब एग्जाम होगा उसके बाद काउंसलिंग का सेशन है, वो किस तरीके से रहेगा, उसका फॉर्मेट वगैरह कैसा रहेगा, उसके बाद जो सिलेक्ट होंगे, जो हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, सब ये जो ही एग्ज़ाम ओवर होगा उसके बाद एक रिजल्ट आएगा कि मेरिट लिस्ट बनेगा कैंडिडेट्स का। उसके बाद मेरिट लिस्ट के मुताबिक उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, कोई स्पेसिफिक डेट होगा वो अनाउंस होगा, जो मानिए जो एक उनकी एक कतार बनेगी, एक मेरिट लिस्ट बनेगा, उस हिसाब से उनको बुलाया जाएगा। सपोज पहले दिन हम रैंक 1 to रैंक 100 बुलाएंगे, तो उनसे फिर अकॉर्डिंग टू रैंक जो टॉप रैंकिंग होगा उसको जो उसका फर्स्ट ऑप्शन होगा वो कोर्स अलॉट किया जाएगा। इसी तरह से होते होते बाकी कोर्सेज अलॉट होगा स्ट्रिक्टली एज पर द मेरिट एंड एज पर तो जो रिजर्वेशन रोस्टर जो है जो स्टेट गवर्नमेंट का है, डिफरेंट कैटेगरीज मेरिट की कितनी परसेंटेज है, शेड्यूल ट्राइब वगैरह, ये सब उसमें कवर होगा और पूरा एज पर द मेरिट काउंसलिंग में कोर्सेज अलॉट हो जाएंगे। एक चीज़ जो इसमें रह गई, जो हमारे आउटसाइड स्टेट एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, उन्होंने भी अपने फॉर्म भरे, लेकिन उनके लिए ये उनको एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर नहीं होना है। उनके जो एडमिशन्स होंगे, उनके जो सीटें मुख्तस की गई हैं, उनका एडमिशन उनके जो 12th क्लास या हायर सेकेंडरी पार्ट 2 जो एग्ज़ाम रहता है 10+2 का, उसका जो उनका आपस में मेरिट होगा, तो उसी बेसिस पर उनका एडमिशन हुआ। उनको हमारे यहाँ बहुत सारी क्वायरीज आजकल आ रही है कि सर मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है मेरा, लेकिन उसने अप्लाई किया है अंडर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट या अदर स्टेट कैंडिडेट है, तो उनके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा ही नहीं, बिकॉज दे नीड नॉट अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट। सर आप दोनों के लिए क्वेश्चन है, जैसे कुछ अक्सर लास्ट में हम बोलते हैं कि जब बच्चे एग्जाम देने आते हैं उनके जहन में बहुत चीज़ें होती है कि एग्जाम का प्रेशर है, बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि जब भी कोई एंट्रेंस एग्जाम देने आता है तो बहुत सारा प्रेशर रहता है दिमाग में कि कैसा पेपर आएगा, कैसे मैं पेपर करूँगा, कि घर का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, तो उसको कूप अप करने के लिए सारी चीज़ों को आप सजेस्ट क्या कर सकते हैं बच्चों को, किस तरीके से वो एग्जाम की प्रिपेयर आए? ये बड़ा कॉमन फियर फैक्टर है एग्जामिनेशन का। वो भले ही कोई भी एग्जाम हो, कल को मैं भी अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो मैं भी उतना ही नर्वस हूँगा जितने वो बच्चे होते हैं जब वो अपेयर होने जाते हैं एग्जाम के लिए। तो लिहाजा उसके लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना। वो मेहनत बच्चे नहीं कर सकते, राइट, उनके पास वक्त नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। एक मेडिटेशन एक आजकल बड़ा मतलब हॉट सेलिंग केक है कि योगा और मेडिटेशन, तो वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं और बच्चों को थोड़ा सा कूल माइंड से जाना है। उसके पीछे उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आई टेल यू, बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का इतना प्रेशर है कि अगर मैं आपको 2-3 चीज़ें अगर कोट करूं तो वो अच्छी नहीं होगी। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, बट एवरी पेरेंट शुड अंडरस्टैंड। कुछ बच्चों ने बता देता हूँ, ऐसी चीज़ है कि जनरलाइज करता हूँ। एक बच्ची ने अपने मार्क्स कार्ड को 2023 के यूईटी के बाद डिस्टॉर्ट किया, ठीक है। उस बच्ची ने पूरे टोटल को चेंज, मतलब नंबर चेंज किए मार्कशीट पे, और वो टोटल गलत करना, मतलब टोटल करना भूल गए। उसके बाद उसके पेरेंट ने वो OMR शीट, वो उसका रिजल्ट कार्ड मुझे भेजा कि साहब आपके दफ्तर से ये गलती हुई।
मैंने कहा ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, मैं देखता हूँ क्या व्हाट आर द रियलिटीज। और उसके बाद जब मैंने वो एक्चुअल में सारा कुछ देखा, जब देखा तो हकीकत सामने आ गई कि बच्ची ने वो मार्क्स कार्ड की टैम्परिंग की थी, है ना। और आज उसके जो पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड टू मी, क्योंकि मैंने वो चीज़ उनके सामने ला के रखी। अब मसला ये है कि बच्चे ने ऐसा किया, क्यों किया? उसके ऊपर प्रेशर था बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स को भी इतना प्रेशर नहीं डालना है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को फुल फ्रीडम के साथ रखना है। बेटा जो भी करोगे, जैसे भी करोगे, वी आर विद यू। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नो। बच्चे के अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं उसको बनने देना है ना। उसको थोड़ा सा कूलली उसको हैंडल, क्योंकि आज वो प्रेशर खाली एग्जाम का ही नहीं होता है। वो प्रेशर पीछे से बच्चे लाए होते हैं अपने घर से। उस प्रेशर को आप हटाओ, ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स विल स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर देन। सर आपकी कोई मैसेज एस्पिरेंट्स के मैं लिए? ये कहूँगा कि आज अब एग्ज़ाम कुछ ही दिन रह गए हैं। अब तक बच्चों ने माशाल्लाह मेहनत की होगी, उन्होंने प्रिपरेशन की होगी। अब ये जो कुछ दिन बचे हुए हैं, ये बचे हुए दिन में बच्चे रिवाइज कर सकते हैं जो उन्होंने पढ़ा है, ब्रश अप कर सकते हैं, नेसेसरी फार्मूलाज, टिडबिट्स वगैरह, ये सब चीज़ें, डेटा, ये चीज़ें भी दरकार आती है उसमें। तो ये एक तो ये इन दिनों में ये करें, और दे शुड स्लीप दे शुड हैव अ गुड स्लीप, ताकि वो उनका माइंड फ्रेश रहे। वो जो उनका एलिमेंट ऑफ फियर है, कभी कभी हम फियर की वजह से कभी क्वेश्चन को गलत कर देते, हमें पता है इसका ऑप्शन ए है, लेकिन डर की वजह से बी सर्कल को हम क्रॉस कलर करते हैं। तो ये ख्याल रहे, खास तौर पर OMR शीट जो रहता है जब एग्जाम में रहे, उस OMR शीट में कोई स्ट्रे मार्क वगैरह, उस OMR शीट को केवल सिर्फ और सिर्फ वो सर्कल्स डार्क करने हैं उनको, तो उसको फोल्ड ना करें, क्योंकि वो कार्बन होता है, उसको फिर मशीन रीड करती है। ये इंसान को उसमें टिक नहीं देना है, तो मशीन को रीड करना है। मशीन कैन गेट कंफ्यूज्ड अगर, या एक कोई क्वेश्चन है उसके 2 सर्कल्स अगर डार्क किए गए, एक क्वेश्चन ही आपका कैंसिल होगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से वो एग्जाम देते समय थॉरो क्वेश्चन को पढ़े, जो फर्स्ट रीडिंग में जो उनको आ रहा है वो चले जाए, आगे जाए, जो जिसमें उनको लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को, उसको सेकंड रीडिंग के लिए छोड़ दें, ताकि वो मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकें। और रिस्क लेना अच्छा है, बिकॉज इनका जैसे अभी कंट्रोलर एग्जामिनेशन फॉर्मेट कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो चीज़ है A or B, तो they can just think over it without leaving the question unattempted. वो 180 या 135 जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सब के सब वो अटेम्प्ट करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ये दिस इज अ वेरी स्मॉल टिप दैट स्टूडेंट्स। तो जितने भी बच्चे इस एंट्रेंस टेस्ट में हिस्सा लेने जा रहे हैं, 1 जून को एग्जाम है, तो उनके लिए हमारी तरफ से भी बेस्ट विशेस है और सर की तरफ से भी बेस्ट विशेस है। एक और शुमारे में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।